नमस्कार साथियों, मैं तो कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यही एक ऐसी जगह है जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और प्रश्नोत्तर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो चाहें उस कक्षा के पाठ और प्रश्नोत्तर पढ़ सकते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जीव जंतुओं एवं पौधों में परिसंचरण यानी परिवहन। इस पाठ के जो प्रमुख प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास प्रश्न से वो तो करेंगे, साथ में कुछ नोट्स भी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को दोबारा सुनकर आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। पहला, परिसंचरण तंत्र का निर्माण किन किन अंगों द्वारा होता है, यानी उसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं। तो हमारा हृदय है, दूसरा हमारे रुधिर यानी कि रक्त वाहिनियां हैं, और तीसरा हमारा खुद रुधिर है। ये तीनों मिलकर मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है? तो मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। मनुष्य के हृदय का आकार किसके बराबर होता है? तो मनुष्य के हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाई ओर स्थित होता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड। हृदय में कितने कक्ष होते? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में हृदय में क्या कहलाते हैं? अलिंद। और 2 कक्ष निचले भाग में हृदय में क्या कहलाते हैं? निलय। हृदय के दाएं भाग दायां इलंद, बायां निलय। दायां निलय में किस प्रकार का रक्त होता? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। और जो बाएं हृदय के बाएं भाग में बायां इलंद और बायां निलय, उसमें कैसा होता? ऑक्सीजन युक्त। यानी कि यह इतना याद रखें कि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन युक्त और राइट हैंड साइड यानी दाएं निलय अलिंद में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। दोनों अलिंद व दोनों निलय के लयबद्ध तरीके से सिकुड़ने को क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। अगला प्रश्न, दोनों अलिंद व दोनों निलय के लयबद्ध तरीके से फैलने को क्या कहते हैं? स्थिलन कहते हैं। फैलने को स्थिलन और सिकुड़ने को संकुचन। हृदय की धक धक की आवाज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हृदय स्पंदन या धड़कन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में हृदय स्पंदन होता 72 बार। रक्त हृदय में पंप होता है संकुचन। रक्त हृदय में भरता है स्थिलन, यानी कि जब रक्त हृदय में भरता है तो वो फैल जाता है, और जब बाहर निकलता तो वो सिकुड़ जाता है। ये जन्म से मरणों प्रांत तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से आता है, नलिकाओं के द्वारा, शिराओं के द्वारा आता है। हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है नलिकाओं के द्वारा, जिन्हें धमनी कहते हैं, जहाँ साफ खून होता है। वो रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती धमनियां कहलाती। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, वो शिराएं जो हरी हरी होती हैं। हृदय का लयबद्ध स्थिलन और संकुचन स्पंदन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त किस धमनी द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है? फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को नाम क्या कहते हैं? आला कहते हैं, स्टेथोस्कोप। डॉक्टरों के पास होता है, लटकाए रहते हैं गर्दन में अपनी। रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? 3, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं। चलिए धमनियों के बारे में कुछ बताइए। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। इनकी दीवारें मोटी लचीली होती क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। शिराओं के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये शरीर में कम गहराई में स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली तथा कम लचीली होती हैं। इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। जी हाँ, वापस आता है। इनकी भीतरी दीवारों पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। जी हाँ, कोशिकाओं के बारे में बताइए। शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां तथा शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, वेन्स, कोशिकाएं, सेल्स। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। रक्त का आकार बताइए। अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन वितरित करता है। रुधिर के भाग बताइए। रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, 2 भाग हैं, रुधिर कणिकाएं एवं प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये भी 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का आकार किस प्रकार का होता है? लाल रुधिर कणिकाएं गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी होती हैं तथा प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक रक्त युक्त प्रोटीन पाया जाता है, रंग युक्त। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थियों की अस्थि मज्जा में, यकृत तथा प्लीहा में बनती है।
जी हाँ, भूड़ जब होता है तब प्लीहा में बनती है। वैसे वयस्क में अस्थिमज्जा में बनती है। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य लिखिए। लाल रुधिर कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंद बनाकर उनका परिवहन करती हैं, बंद बनाकर परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का आकार किस प्रकार होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की तथा इनमें वर्णक नहीं होता, रंगीन होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य लिखिए। तो कार्य सुनिए। शरीर को जब भी कोई रोगाणु उसका परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, एंटीबॉडी का। जिसके शरीर में रोग उत्पन्न ना हो, श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में सख्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण भी करती हैं, वाह, और रुधिर की सफाई भी करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। प्रश्न 39, रुधिर प्लेटलेट्स का आकार किस प्रकार का होता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स का आकार बहुत छोटी, केंद्रविहीन और द्वितलीय प्लेटनुमा होती हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इसको सुने, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमें हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। 1 घन मिलीमीटर रक्त के रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या बताइए। 2 लाख से 5 लाख तक। रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। पुरुषों में 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या 55 लाख और स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी 5 से 9,000। ऊंट के शरीर में आरबीसी किस प्रकार की होती है? ऊंट के शरीर में आरबीसी अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती है। और आपको बता दें, मादा ऊंट को कैमल कहते हैं और जो नर ऊंट होता है उसको बुल कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितनी बार होती? 72 बार होती। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता लेती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं। रुधिर प्लाज्मा किस प्रकार का होता है? ये हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत है? 55 से 60%। रुधिर प्लाज्मा में कौन सा पदार्थ होता है? रुधिर प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर प्लाज्मा में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ विद्यमान है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल व हार्मोन्स। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा और है, आप वीडियो को अंत तक सुने और ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सफल हो जाएंगे। रुधिर क्या? तरल संयोजी उत्तक। रुधिर किस प्रकार जमता है? रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान को रुधिर कोशिकाएं कट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विपरीत होने से एक तत्व बनता है जिसे प्लाज्मा में उपस्थित कार्बोफाइब्रिनोन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे का जाल बनाते हैं और उसी में आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं। चलिए, अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान पर जाल बनाते हैं। चलिए, रक्त वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1867 से 1943 में। मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार प्रोटीन होते? प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ए नहीं चढ़ना चाहिए, ए के साथ बी के साथ ही। प्रतिरक्षी व प्रतिजन प्रोटीन रक्त में कहाँ स्थित होता? प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। प्रतिरक्षी कितने प्रकार होते हैं? प्रोटीन रक्त में कहाँ स्थित होते हैं? प्लाज्मा में। ये भी 2 प्रकार के, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी बी। मनुष्य के रक्त को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, ए बी और ओ। रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट और सोडियम साइट्रेट मिला रक्त कब तक सुरक्षित रहता है? 30 दिन तक। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी। रुधिर की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर उस रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा करने की क्रिया रुधिर आधान कहते हैं। रुधिर देने वाले को दाता, रुधिर प्राप्त करने वालों को ग्राही। सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ, सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी वाला सब रुधिर ले सकता है। मिट्टी में उपस्थित जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल रोम। जल खनिज पदार्थ भोजन को पौधे अंगों तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। जल खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले जाइलम यानी कि जड़ से ले जाते हैं। पत्तियों से जो लाते हैं वो है फ्लोएम। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। पंखे के नीचे रखकर जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। कुछ प्रश्न और रह गए, उनको भी हम देख लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। पौधों में भोजन के समन के लिए उत्तक फ्लोएम होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। हृदय का स्पंदन किस यंत्र से नापते हैं? स्टेथोस्कोप। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg। रुधिर वर्गों का निर्धारण होता है एंटीजन द्वारा। रक्त के कार्य बताइए। तो रक्त के कार्य हम
पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, प्रवहन करता है, सांस लेने में ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए क्या करती है, ये हमारे शरीर कोशिकाओं को भोजन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चलिए, ये था आपका पाठ और फिर मिलते हैं अगले किसी पाठ के साथ, प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।